हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो आपका लेक्चर होने वाला है ये मुख्यतः CGPAT के लिए है, जबकि आप इसे ICMR, MPPAT, UPPAT और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी के सिलेबस लगभग सेम है। तो जो आपका CGPAT होता है वो मुख्यतः 3 फेसेस में होता है। उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है AG1, एक होता है AG2, एक होता है AG3। AG1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो रहते हैं। AG2 में फसल उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। AG3 में पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स होता है AG1 में, उसमें एक पार्ट है केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसका सिलेबस की ओर चलते हैं। तो ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस, जिसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ने। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें डबल एल लग गया है, सिंगल एल होगा, इसमें आप सुधार लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू बोर-बडी मॉडल, रेडियो एक्टिविटी और एटॉमिक डेजिग्नेशन। तो आज हम खाली देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इसमें आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, ये है नील्स बोर, जिन्होंने ये नियम दिया था। यह नियम इन्होंने 1913 में दिया था और इसके अकॉर्डिंग जो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है, वैसे तो ये सभी परमाणुओं पर सूटेबल रहते हैं, बट जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ये ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है। लाइक H हाइड्रोजन आयन, हीलियम का जो प्लस आयन होता है वो, और फिर Li का 2+ आयन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें, जैसे परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस पर ज़्यादा कैपेबल होता है। तो पहली बात तो ये कि आपको इसके ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें जाननी है। आपको एक दो मेन पॉइंट ही जानने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर ऑर्बिटल या कोष कहते हैं। ये वाला आपका क्या न्यूक्लियाई है, नाभिक, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे आप तो ये वाला पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसे कहा जाता है ऊर्जा स्तर ऑर्बिटल या कोष। जिस प्रकार से अगर आप बात करें तो जैसे कि ये मान लीजिए सन है, सूरज, ठीक है। इसके चारों ओर बहुत सारे प्लेनेट, जिसमें से पृथ्वी भी ग्रह अर्थ इस तरह से घूमता है। उसी तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो चीज़ दी है वो है, इसमें ये सन है, वाइट कलर ज़्यादा बेटर रहेगा देखने के लिए। इसमें ये सन है, ये आपका पहला कोष, ये दूसरा कोष, तीसरा कोष। सन को मान लीजिए नाभिक, ग्रह को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला वाला होगा नंबर 1, यानी कि L, M, इसी प्रकार से N, O, P कैपिटल लेटर्स तो चलते रहेंगे। तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं इसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो आपको n=1 दिख रहा है, वाइट कलर है, नहीं दिखेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको n=1 दिख रहा है, इसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी, यानी कि E1 सबसे छोटा। फिर उससे बाद ये जो n=2 दिख रहा है, ये वाली रहेगी, यानी E2 से बड़ा। इसी प्रकार से E3, यानी कि नाभिक के पास वाला सबसे कम ऊर्जा वाला रहेगा। भाई अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राउंड, इस ग्राउंड में बोलूँ कि आपको 10 चक्कर लगाने हैं, लेकिन आप जितना बड़ा चाहे जितना चाहे छोटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बंदा जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो सबसे छोटा चक्कर लगाएगा, यानी सबसे पास वाला सबसे छोटा रहेगा। फिर दूसरा इंसान जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा चक्कर लगाएगा,
तीसरा इंसान जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो और भी बड़े चक्कर लगाएगा। इसी प्रकार से होता है इसके साथ। सबसे कम एनर्जी वाला सबसे अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर चक्कर लगाएंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाएंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन उसके भी बाहर चक्कर लगाएंगे। तो इस तरह से चलता है। देन थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जहां उनका रैखिक संवेग h/2 का सरल गुणक होता है। यानी कि रैखिक संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। ठीक है, रैखिक संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। आपको इसमें ज़्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, आपको केवल ये समझना है कि कैसे होता है nh/2। ठीक है, तो पहले कोर्स के लिए जब हम लेंगे, यानी कि सबसे अंदर वाला कोर्स, उसके लिए n/1 लेंगे, उसके बाहर वाले कोर्स के लिए n/2 लेंगे, उसके बाहर वाले कोर्स के लिए n/3 लेंगे, सो ऑन। इसी तरह से चलता रहता है। h/2 का रिलेशन आपको कुछ खास समझने की जरूरत नहीं, आप जब न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था आपका इसका मॉडल, इसका बोल। देन आपकी बारी आती है सेकंड में, लिमिटेशन। देखिए, आपने चीज़ें देखी होगी कि क्लास में जो टीचर होता है वो बहुत कुछ पढ़ा देता है। जब वो पूछता है कि समझ में आया, सब चीज़ सही है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हाँ सर सही है। लेकिन एक दो स्टूडेंट रहते हैं खुरापाती जो पीछे से टोकते, सर नहीं यहाँ पर ये गलत है, ये समझ नहीं है। उसी प्रकार से साइंटिस्टों में भी होता है। एक साइंटिस्ट आया, अपना नियम कानून दिया, सब ने माना सही है, लेकिन एक दो साइंटिस्ट में कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं लिमिटेशन, कि वह कुछ चीज़ें नहीं समझा पाए। तो इसमें चलते हैं। तो बात करें तो बोर के सिद्धांत में कुछ चीज़ें जो उन्होंने नहीं समझा पाए, तो कौन सी चीज़ें हैं? पहला है परमाणु की सरल संरचना। इनका जो परमाणु मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से डिफ़ाइन हो जाता है, जबकि परमाणु उतना सिंपलीफिकेशन होता नहीं है। फिर है परमाणु से में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम। मैंने जैसा भी बताया रहा है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल किसमें, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले में जो स्पेक्ट्रम आता है उसको ये डिफ़ाइन नहीं कर पाता है। यह जीवन प्रभाव, स्टाक प्रभाव को भी डिफ़ाइन नहीं कर पाता। त्रिविमीय आकाश में परमाणु को होना, ये जो आपका डायमेंशन दिखाता है वो 1 डायमेंशन दिखाता है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, आपने एक्सिस पढ़े होंगे, एक्स ये वाला वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक परमाणु है जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इस जेड एक्सिस का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता इस मॉडल में, जिसकी वजह से ये त्रिविमीय आकाश में परमाणु के होने की स्थिति नहीं बता पाता। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, अगर आपको द्वैत प्रकृति के बारे में पता होगा तो बात यह है, जो बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश और कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे कि यह सिद्धांत नहीं बता पाया है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको और भी टॉपिक की ज़रूरत है तो आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये डेमो लेक्चर थे इसलिए मैंने मुश्किल 10 मिनट का ही बताया है। जब आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको 1-1 घंटे के लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।